हेलो दोस्तों, आइए चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो मैंने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का, क्लास 12th का, आज उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, चलिए। जो आज पहला क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, वो है कि ब्राह्मी और खरष्टी लिपि को किसने पढ़ा था। तो इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया, आप जाके वीडियो चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और मैंने इसके बारे में बताया कि कौन था वो बंदा जिसने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, चलिए। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये था, सॉरी, ये बंदा था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ कि बौद्ध साहित्य के अनुसार सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य, देखिए, जो राजा जिस धर्म को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, तो इतिहासकार उसी बंदे के बारे में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा बताते हैं। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला कौन था, जिसने क्या किया था, एक धर्म का प्रचार भी करवाया था। कौन था वो? तो कौन, देखिए कौन था, अशोक था। कौन था? अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस शताब्दी के को प्रारंभिक भारतीय इतिहास का संक्रमण कालीन युग कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है, याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था 6ठी शताब्दी से 6ठी शताब्दी का टाइम पीरियड था। ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा महाजनपद में शामिल था। तो बताइए, आपको भी पता, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, वज्जी, ये सारे शामिल थे। मतलब इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी। सॉरी 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 सॉरी, 4थी शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी। तो 6ठी शताब्दी में राजगिरी थी, और 4थी शताब्दी में क्या था, तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको मैंने बताया था, हसीन मौसू का मैंने ट्रिक बताया था। हसीन मौसू को हा से हरेक वंश, से सुनाग वंश, ना से नंद वंश, और माँ से मौर्य वंश। ठीक है, मोसू मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, और का से कण्व वंश। ये मैंने ट्रिक बताया था। उसमें जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, यहाँ तक दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अशोक के सूत्रों के अनुसार उसने निम्नलिखित का विचार फैलाया था। मतलब वो कौन सा सूत्र फैलाया था या कौन सा धर्म फैलाया था। तो आपको मैंने बताया था, मैंने धम्म महामत का, धम्म का प्रचार किया था। उसका किसका प्रचार किया था? धम्म का। किसने किया था? अशोक ने। कब किया था? जब 261 में क्या किया था इसने? कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी? कलिंग की लड़ाई लड़ी थी ना। ठीक है, एक सेकेंड। 261 में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। इसी में से उठा लीजिए कलर। चलो, स्क्रैच कर देते हैं। ठीक है, कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, जिसके वजह से उसने क्या देखा, जब ज़्यादा त्रासदी देखने लग गया कि भाई यहाँ पे लोग ज़्यादा क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, आसपास के लोग रो रहे हैं यहाँ। ठीक है, जिसकी वजह से अशोक का दिल क्या गया, बहल गया, जिसके कारण से उसने क्या कर दिया, बताइए, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बाद में धम्म का प्रचार इसने शुरू कर दिया। क्लियर। तो दूसरी कहानी मैंने बताया था कि इसकी जो अशोक जिससे प्यार करता था, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, इसने जान से मार दिया था, जिसके कारण से इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि कलिंग के साथ युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो आपको क्लियर पता है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 261 में हुआ था। ठीक है, 261 में हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? कलिंग के राजा के साथ हुआ था। तो कलिंग के राजा के साथ हुआ था, और मगध का राजा था। मगध का राजा उस समय कौन था? अशोक था। तो किसकी जीत हुई थी? अशोक की जीत हुई थी। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश कुषाण शासकों द्वारा किस उपाधि का प्रयोग किया जाता था? इसके बारे में समझिएगा। अधिकांश कुषाण शासक जो थे, उनके द्वारा एक उपाधि थी जिसे वो खुद को देवपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? देवपुत्र। मतलब वो खुद को देवपुत्र की उपाधि से क्या करते थे? शासक करते थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रभावती गुप्ता किस राजा की पुत्री थी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रभावती गुप्ता जो थी ये कौन से राजा की पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी शताब्दी में प्रयोग के तौर पर किस धातु के सिक्के प्रयोग में आए थे। तो सिक्के जो थे छठी शताब्दी में वो आपके थे चांदी और तांबा के। किसके थे, चांदी और तांबा के। ठीक है, चांदी और तांबा के सिक्के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम शताब्दी, कब प्रथम शताब्दी में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। ये भी मैंने बताया वीडियो में, कुषाण वंशों ने किया था। किसने किया था, कुषाण शासकों ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अशोक की उपाधि क्या थी। अशोक की उपाधि क्या थी, इसके बारे में आप भी बता सकते हैं कि अशोक ने खुद को क्या बताया था, प्रियदर्शी बताया था। ठीक है, मतलब देवता का प्रिय बताया था उसने, क्या बताया था, प्रियदर्शी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या क्या कहलाती थी। तो ब्राह्मणों को जो दान दी जाती थी ना भूमि, उसे कहते थे अग्रहार। क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, अग्रहार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है कि कौटिल्य कौन था। तो आप भी बता सकते हैं इसमें कि कौटिल्य किसके टाइम पे था, चंद्रगुप्त के टाइम पे था। तो चंद्रगुप्त का क्या था, ये मंत्री था। ठीक है, कौन, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने महाजनपद थे। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर भी 16 है, आंसर भी इसका 16 है। ठीक है, तो पूछता है कि जब हमारा छठी शताब्दी का टाइम पीरियड था तो उस समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय महाजनपद की संख्या टोटल 16 थी। कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि छठी से चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व में तक इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बारे में तो आपको बताना जरूरी नहीं है, मगध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी। तो धम्म महामात्र किसने किया था, धम्म का प्रचार तो अशोक ने किया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा, अशोक होगा। कौन होगा, अशोक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संगम भाषा जो था ना, ये संगम भाषा जो संगम था, जो संगम एक ग्रंथ था, वो कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा संगम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया था। कौन सी ग्रंथ में, तमिल। ठीक है, तमिल ग्रंथ में, तमिल भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि समुद्रगुप्त की उपाधि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो याद रखिएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से मिलता है। ठीक है, कौन से शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं है। याद रखिएगा निपुण मूर्ति कला, ये था, ये भी था, ये भी था, बढ़िया संगीत प्रदर्शन भी था, सारे थे। कौन नहीं था, निपुण मूर्ति कला नहीं था। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 क्वेश्चन कहते हैं प्रारंभिक तमिल संगम साहित्य में दासों का उल्लेख जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता था, अधिमाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अधिमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कहता है कि बिहार में वर्तमान राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था। देखिए ये दोनों सेम एक जैसे लिखे हुए और ये दोनों है। ठीक है, तो राजगिरी है था। क्या था प्राचीन नाम, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंगम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था, वो कब किया था। तो डेट याद रखिएगा 1877 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो आपको पता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, बता दीजिए जरा, कौन था वो। तो कौटिल्य था। कौन था, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य के 3 नाम मैंने आपको बताया था, विष्णुगुप्त और चाणक्य और एक कौटिल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 27 कि धम्म के सिद्धांत का प्रचार करने वाला पहला शासक था, उसका नाम क्या था। तो बता दीजिए भैया, धम्म जहाँ है वहाँ अशोक आएगा, धम 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 अशोक आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 28 पे कि गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्र को बोलते
ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए थे, ये कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ठीक है, संस्कृत नाटक और स्त्रियों में कौन सी भाषा बोली जाती थी? ठीक है, इसके लिए आप याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रखिए, ये क्वेश्चन मेरे डाउट में आएगा। ठीक है, इसमें मेरा डाउट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कुषाण की राजधानी कौन सी थी? तो कुषाण की जो राजधानी थी, इसके बारे में याद रखिएगा, तक्षशिला थी। कौन सी थी? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना डैश में से कौन सी भाषा में हुई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना हुई थी, ये आप संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवानिका शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किस संदर्भ में किया जाता था? तो सुनार के सब संदर्भ में किया जाता था। कौन से संदर्भ में? सुनार के संदर्भ में। ठीक है, सुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने सेना की 6 उप समिति वाली एक समिति का उल्लेख किया। ठीक है, जिनमें से 5वीं समिति की देखभाल करती थी, कौन करती थी? याद रखिएगा, जिनमें से 5वीं समिति की देखभाल कौन करती थी? तो रथ वाली समिति। कौन सी? रथ। ठीक है, 5वीं समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश प्रथम सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में मध्य और दक्षिण भारत में विस्तृत पत्थर की संरचना को क्या कहलाते थे? ये क्या जाते थे? मेगालिथ। क्या कहलाते थे? मेगालिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि चीन में रहने वाले खाना बदोश कौन? चीन में रहने वाले खाना बदोश लोग का एक कबीला था। ठीक है, तो वो कौन सा कबीला था उसके बारे में याद रखिएगा, वो कुषाण कबीला था। कौन सा कबीला था? कुषाण कबीला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये याद रखिएगा कि डैश किसी घर का जो मालिक या मुखिया होता था, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, घर का मालिक हो तो घर मतलब गृह और मालिक पति। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति होता है देश का मालिक, वैसे ही घर का मालिक तो गृहपति। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र का लेखक है? फिर वही क्वेश्चन, ये देख लीजिए कौन है। तो सी ऑप्शन सही है, कौटिल्य क्या है? अर्थशास्त्र का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य एवं दक्षिणी भारत में कब्रगाह पर रखी बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या कहा जाता था? जो बड़ी बड़ी चट्टान थे उन्हें क्या कहते थे? दोबारा पत्थर जहाँ आ जाए, सेकंड चैप्टर में मेगालिथ है। कौन है? मेगालिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अच्छा सॉरी, मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था राजगृह। राजगृह थी, आपको पता है जिसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है राजाओं का घर। क्या होता है? राजाओं का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? तो आपको पता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ने क्या भेजा था? एक अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। ठीक है, आपको भी पता है, लेकिन आप सोचते हैं यार अर्थशास्त्र मतलब इसने इकोनॉमिक्स लिखी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने क्या लिखा है? तो इसने लिखा है शासन कला के बारे में। किसमें लिखा है? शासन कला के बारे में। ठीक है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के बारे में लिखा है। कौन? कौटिल्य ने। कौटिल्य कौन? चाणक्य। चाणक्य कौन? विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जातक कथाएं लिखी गई है। तो आपको पता है जातक कथाएं कौन सी भाषा में लिखी गई है? बता दीजिएगा आप, बताइए जातक कथा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो जातिक कथा जो है, जातक कथा, ये प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग कि वह रानी जिसकी भूमि पर स्वतंत्र पहुंचती, मतलब वह रानी जिसकी भूमि पर उसी की पकड़ती और संस्कृत कानूनी ग्रंथों के प्रावधान के विरुद्ध था। लेकिन जो संस्कृत था, मतलब जो उस समय कानून जो बना हुआ था, ठीक है, उस कानून के क्या था? विरुद्ध था। वो कौन सी रानी थी? याद रखिएगा, वो रानी थी प्रभावती गुप्त। कौन थी? प्रभावती गुप्त, या गुप्ता बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि धार्मिक संस्थानों, क्या क्वेश्चन है कि धार्मिक संस्थानों को दिए गए उपहारों को दर्ज करने वाला शिलालेख क्या कहलाते थे? बताएंगे आप लोग, बताइए। इसे कहते थे मन्नत शिलालेख। क्या कहते थे? मन्नत शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मुद्रा शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता था? याद रखिएगा, सिक्के का अध्ययन कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सोने के जो सिक्के जारी करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फिर वही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक वर्ड है गणतिंदु। क्या वर्ड है? गणतिंदु। ये किस शब्द से मतलब संबंधित है? कौन से से? शिलालेख से, जातक से, प्रशस्ति से, या श्रेणी या गिल्ड से? याद रखिएगा, जो गणतिंदु जो शब्द है ये संबंधित है जातक से। इससे संबंधित है जातक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का वो किस वर्ष में हुई थी? याद रखिएगा इसका कि एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल की स्थापना है ये हुई थी 1784 में, मतलब 1784 में। चलिए आज के यहीं हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, 47 क्वेश्चन आपके क्या थे? 12th क्लास के चैप्टर सेकंड के सारे क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, और मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसी में से आपने पहले चैप्टर पढ़ के फिर यहाँ पे आए हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर पढ़िए, फिर इन क्वेश्चन को डील कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो फिर आप इसको डील करने में क्या करेंगे, आसानी से आप लोग इसे डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।